अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इतनी देर से क्या कर रहे थे हम? अच्छा भाई, तो गिटहब का आप लोग कह रहे हैं कि यार समझ में नहीं आया, ऐसा है? काफी सारे लोग तो आ गए हैं। तो हमने क्या गिटहब डेस्कटॉप पढ़ा था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलें, जिसकी समझ में नहीं आया है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और जिसके आगे उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। हम गिटहब को फ्रॉम टर्मिनल देखते हैं कि टर्मिनल से कैसे काम करें, कमांड के थ्रू। ठीक है भाई, जिसको गिटहब डेस्कटॉप आ गया उसको भी एक नई चीज आ जाएगी उसके लिए भी, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी सीख लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रो वाला भी हो जाएगा सीन के भाई टर्मिनल से हो रहा है सब काम। ठीक है, और अच्छा भी है, वरना देखिए टर्मिनल से आजकल कोई नहीं करता। सब जो करते हैं ना वो GUI यूज करते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे फायदे होते हैं। मैं खुद GUI यूज करता हूँ। ठीक है, तो बेस्ट मैं गिटहब डेस्कटॉप यूज करता हूँ। ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप के अलावा भी काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास। स्मार्ट गिट है, ठीक है, इसके अलावा फॉर्क है, पता नहीं क्या क्या है। मैं फॉर्क और गिटहब डेस्कटॉप इस्तेमाल करता हूँ। फॉर्क जो है वो बहुत एडवांस है, उसकी GUI जो है ना उसमें काफी सारी चीजें और बहुत एडवांस है। वो हर किसी को समझ, मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आता वो, लेकिन फिर भी सीख रहा हूँ मैं उस पर अभी काम करना। तो गिटहब डेस्कटॉप जो है ना सबसे इजी टूल है, सबसे इजी। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से इसका और भी देते हैं और फिर जो है कमांड के थ्रू भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अच्छा सिंपल देखिए, गिटहब का अकाउंट सबने बना लिया? यस सर। ठीक है, रियल नेम से, ऐसे ऐसे नाम तो नहीं रखे प्रिंस जुबैर वाले। अच्छा से प्रोफेशनल नेम रखना है, क्योंकि गिटहब की जो प्रोफाइल है ना आपकी CV में भी मेंशन होती है, लिंक्डइन पे भी मेंशन होती है, और जहाँ कहीं भी आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी आपकी गिटहब की प्रोफाइल मांगते हैं, प्रोफाइल दिखाओ गिटहब की। कि गिटहब जो है ना आपकी प्रोफाइल पे स्टेट्स दिखा रहा होता है कि यार इस बंदे ने कितना कितना काम किया है, जिससे उनको पता चल जाएगा। क्योंकि आपकी प्रोफाइल आप किसी को दोगे नहीं कि भाई मेरी प्रोफाइल लेके थोड़ा काम कर दो, प्रोफाइल अच्छी हो जाए, ऐसे तो हम करते नहीं। तो हम जब जितना भी काम करते हैं ना गिटहब पे रहते हुए अपनी प्रोफाइल पे करते हैं, तो इस वजह से कंपनी को देख के पता चल जाता है कि यार किस बंदे ने गिटहब पे कितना काम किया है। अच्छा, गिटहब वैसे समझ में तो आ गया ना है क्या? ऐसा ना हो कि पता ही नहीं है कि क्या है और बस पढ़े जा रहे हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा, गिटहब जो है ना उसका क्लाउड है। गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि हम अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, लोकली हमारे पास सब वर्जन कंट्रोल वगैरह हो रहा होता है, सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। ठीक है, तो जो दो तीन छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसा कि भाई पूरा दिन आपने बैठ के काम किया सुबह से रात तक, रात में क्लाइंट ने आके बोला कि यार आज जो चेंजेस मैंने करवाई है ना आपके प्रोजेक्ट में वो सारी रिमूव कर दो। अब आप बोले यार मुझे तो पता ही नहीं है मैंने आज किस किस फाइल में जाके काम किया। आपके पास हजारों फाइल है, हजारों फाइल भी हो जाती है एक टाइम पे। ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाते हैं आगे जाके बड़ा हजारों फाइल होती है उसमें। तो आप बोलेंगे यार सुबह से शाम तक मुझे तो याद भी नहीं है मैंने किस किस फाइल में जाके क्या क्या कोड लिखा, अब मैं क्या करूं? तो ये गिटहब जो है ना आपकी हिस्ट्री मेंटेन करके रखा है। गिटहब को पता होगा कि आपने सुबह से लेकर शाम तक किस किस फाइल में चेंज किया है। तो आप गिटहब को बोलोगे भाई सुबह से शाम तक मैंने जिस फाइल में चेंज किया है उसको रिमूव कर दो, गिटहब रिमूव कर देगा। आप बोलोगे उसको दोबारा ले आओ, गिटहब दोबारा ले आएगा। आप बोलोगे उसको टेम्परेरी एक स्टोरेज के अंदर जाके अलग ही सेव कर दो, लेकिन मेरे कोड से हटा दो कि इन फ्यूचर इसकी जरूरत पड़ती है तो फिर मैं वापसी रिकवर कर लूंगा। ये भी ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा वर्जन के दे रहा है कि भाई वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, इस तरह सारे वर्जन को मेंटेन कर रहा है। फिर टीम वर्क वाली चीजें दे रहा है। ठीक है, तो इतने सारे फायदे हैं। ये तो कुछ फायदे मैंने आपको बताए, इससे भी बहुत सारे फायदे जो कि आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे। तो गिटहब क्या है? इसका क्लाउड है। क्लाउड क्या कि भाई सारा आपका जो वर्जन कंट्रोल है ना किट, वो क्लाउड पे आ गया है। अब आप टीम वर्क कर सकते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है भाई कराची में और दूसरा बैठा हुआ है भाई US में, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक बंदे ने अपना काम किया, क्लाउड पे दे दिया, गिटहब पे भेज दिया, वहां से उसने दोबारा से पुल लिया, अपने चेंजेस की और दोबारा पुश कर दिया। तो इस तरह से टीम वर्क हो रहा है इसके ऊपर। तो इस वजह से क्लाउड पे चला गया तो अच्छी बात है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनका जो कोड है ना वो बहुत ज्यादा सिक्योर रखना चाहती है, वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अब जैसे फेसबुक बनी हुई है, इसका कोड कहाँ है? किसी को गिटहब पे नहीं होगा। ठीक है, इनका अपना सर्वर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी जरूरी है भाई। कोड आगे पीछे हो गया, किसी ने कुछ हैक कर लिया, कुछ कर लिया, मसला बन जाएगा। तो इनका गिटहब पे नहीं होगा, इन्होंने अपना सर्वर बनाया हुआ होगा, वहां पे कोड होगा। लेकिन जो ओपन सोर्स चीजें होती है ना बड़ी बड़ी,
मतलब जो पब्लिक है, मतलब पब्लिकली अलाउ है कि भाई कोई भी आके उन चीजों को देख ले, एक्सेस कर ले, तो वो उनका कोड बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज गिटहब पे रखती हैं। ठीक है, तो गिटहब जो है ना वन ऑफ द बेस्ट टूल है कि आप अपने गिट को वहां पे होस्ट कर दें। ठीक है, तो गिटहब पे प्रोफाइल सबसे पहले हमें बनानी थी, जो कि आपने बना ली है। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। इसमें ये है कि गिटहब ने एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है, readme.md की फाइल होती है, उसमें आप जो है ना अपना इंट्रोडक्शन वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जाके इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो मार्कडाउन होती है। ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एक टूल होता है गिटहब रीडमी जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ होगा मेरी रेपो के अंदर, तो उससे जाके आप क्या करें, ये देखें ये रहा टूल, आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही बता रहा हूँ कि एक अच्छी आपकी प्रोफाइल हो जाएगी, आपको खुद अच्छी लगेगी, आप बार बार गिटहब पे जाओगे देखने। सही है भाई, तो ये एक लिंक है भाई, इससे आप क्या करेंगे भाई, देखिए टाइटल दिया हुआ है हाय आई एम, यहाँ पे अपना नेम लिख दिया, सब टाइटल दे दिया, किस किस चीजों पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, सच बात लिखना है, झूठ नहीं लिखना। हमारे में ये भी आया था, सीवी में इतना कुछ लिख देते हैं कि पूरी सीवी बल्कि 2 पेज हो जाते हैं, एक पेज गिर जाता है रास्ते में, एक पेज कंपनी, दूसरा पेज कहाँ गया, इस तरह से सीन हो रहे होते हैं। और भाई जितना आपको आता है ना रियल, उतना आप सीवी पे लिखो या अपनी प्रोफाइल पे लिखो, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भरने की जरूरत नहीं है। तो जो कुछ आपको आता है वो लिखो, जो चीज आप सीख रहे हो, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के बारे में भाई मैं स्टूडेंट हूँ, अभी ये चीज पे काम कर रहा हूँ, बस सिंपल। तो इससे पूरी बन जाएगी। ये फाइल जो है बनने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को आप क्या करना, गिटहब पे जाके अपनी मेन प्रोफाइल के अंदर अपलोड कर देना। ठीक है, गौस अहमद के अंदर, गौस अहमद की एक रेपो बना लेना। ठीक है, और उसके अंदर जाके रीडमी को डाल देना, मतलब जो आपकी प्रोफाइल का नेम है, यूजर नेम, उसकी एक रेपो बन जाएगी और उसके अंदर ये readme.md की फाइल अपलोड हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेगा, इस तरह आपकी प्रोफाइल के मेन पेज पे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो दिखा देगा। ठीक है, बाकी इस तरह पोर्टफोलियो आप अपना लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी इन फ्यूचर हम बनाएंगे जाके कि कैसे बनता है कैसे नहीं। आगे नहीं रहा भाई मेरा, www डॉट नहीं डाला है मेरे ख्याल से, आ गया। ठीक है, तो ये भी डोमेन वगैरह भी हम खरीद लेंगे आप सब अपना अपना भाई, जैसे मैंने gaussahmad.com लिया हुआ है, आप अपने नेम का लेंगे। तो ये पोर्टफोलियो होता है, आप अपने इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे लिखते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी एजुकेशन बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। हाँ, ये तो ओपन सोर्स था, ये तो जाहिर सी बात है, इस पे कौन सही। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखें गिटहब क्या कैसे बताता है, आप देखें यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि भाई 957 कंट्रीब्यूशन से लास्ट ईयर के ना। अच्छा, वैसे तो ये बहुत कम है मेरे, क्यों, क्योंकि जो है ना मैं ज्यादा प्राइवेटली काम करता हूँ, तो इस वजह से कुछ कंपनीज होती हैं जो अलाउ नहीं करती कि भाई जो वो अपनी प्रोफाइल से उनके प्रोजेक्ट पे काम करें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वो ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वरना ये जो स्टेट्स आपको नजर आ रही है, पूरा ग्राफ आपको ये नजर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि आपने किस दिन, किस मंथ, किस ईयर कितना काम किया। तो ये कंपनीज देखती हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यही पूरी हिस्ट्री आ रही है आपकी, भाई मैं जो है काम कर रहा हूँ 2017 से। ठीक है, 2017 में मैंने फरवरी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन, मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है 14 Feb 2017। वो कैसी डेट है भाई, देखो 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ना पूरी मेंटेन की हुई गिटहब ने। ठीक है भाई, तो इससे क्या होता है, कंपनी को पता चल जाता है कि भाई इस बंदे ने इस ईयर काम शुरू किया है और इतना इतना काम किया है, और किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है वो भी गिटहब बता रहा होता है। देखिए ये मोस्ट यूज लैंग्वेज जो है ना, ये भी वही दे रहा है, ये बना के आपको खुद दे देगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा मैंने काम किया है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है भाई, इसके बाद CSS भी है, HTML भी है, पाइथन भी है, ऑब्जेक्टिव सी भी है, जावा भी है थोड़ी बहुत, मतलब जिस पे आपने काम किया ना सारी स्टेट से शो कर रहा होगा कि भाई इस बंदे ने इन चीजों पे काम किया है। तो बस इसमें ये सीन है, बाकी अचीवमेंट वगैरह ये तो इतनी कोई खास नहीं है, गिटहब आपको खुद दे देता है जब आप इस पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं कुछ चीजें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वो होती है कि जिन कंपनीज में आपने काम किया है, ठीक है, तो उसमें आप ऐड हुए होते हैं। तो ऐसी बात, अच्छी सी एक प्रोफाइल बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, गिटहब डेस्कटॉप अपने पास डाउनलोड कर लेना है, गिटहब डेस्कटॉप, जो कि उम्मीद है डाउनलोड होगा सबके पास पहले से ही। डाउनलोड है तो फिर छोड़ो मैं क्या बताता हूँ। अच्छा ने
अच्छा, आज जो हमने काम किया है ना, चले इसको हम जो है ना गिटहब पे लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक काम कर लिया करें कि यार आपके पास फोल्डर्स के ऊपर जो ऑप्शन है, इसमें जो हिडन आइटम्स होते हैं ना वो शो कर दिया करें। ये देखें, इस पे चेक लगा देना आप हिडन आइटम्स पे। हो सकता है किसी के पास विंडोज 10 हो तो उसके बाद अलग से कुछ ऑप्शन हो, लेकिन 11 में शायद इस तरह से आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो या 10 में भी ऐसा ही होता है, 10 में वो कुछ और है मेरे ख्याल से। तो ये हिडन आइटम्स आप अलाउ कर देना, क्योंकि जो गिट अपनी कॉन्फ़िगरेशन करता है ना फोल्डर के अंदर, उसका जो फोल्डर होता है वो हिडन होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाए कि भाई गिटहब जो है मेरे फोल्डर में कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, ठीक है। अगर पता नहीं होगा तो फिर वो इशू करेगा। अच्छा, ऐसा ना हो कि भाई आपने, ये आपका मेन फोल्डर है, आपने इसको गिटहब पे भेजा हुआ है, ये गिटहब पे ऑलरेडी गया हुआ है। अब आप इसके सब फोल्डर में आओ और इसको भी आप गिटहब पे भेजना चाहो तो इसमें गिटहब इशू करता है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है जो आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि या तो आप इस सिंगल को भेज दो या पूरे फोल्डर को एक साथ भेज दो। दोनों अलग अलग करके भेजेंगे तो आपको इशू आएगा, क्योंकि गिट बोलेगा कि यहाँ पे आप जो है काम कर रहा हो, लेकिन ये फोल्डर जो है ना ऑलरेडी एक गिट रेपो में आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसमें उसको मैनेज करने में आपको मसला होगा। तो इस वजह से आप क्या करो, सिंपल ये करो कि भाई जो आपका प्रोजेक्ट है सिंगल सिंगल एक रेपो बनाओ और उसको गिटहब पे मैनेज करो, बस ये सिंपल बात है। तो अब जैसे कि अगर मुझे ये गिटहब पे भेजना है, तो गिटहब डेस्कटॉप मेरे पास है, इसको खोल लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अपडेट वगैरह मांग रहा होगा, काफ़ी टाइम से खुला नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बताया क्या इनको पहले, चलिए किसी और का खुला हुआ होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से सारी चीज़ें कर देते हैं रिमूव। मेरे ख्याल से तो मेरा ही इसमें लॉगिन वगैरह हुआ हुआ। तो ये स्क्रीन आएगी आपके पास गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करने के बाद। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके अकाउंट्स, सबसे पहले अकाउंट्स में जाके github.com से साइन इन कर लेंगे। ये सबसे पहला काम। अगर किसी और के पीसी पे कर रहे हैं तो फिर साइन इन करने के बाद जब आप पीसी छोड़ेंगे तो साइन आउट भी कर देना है, ठीक है। वरना फिर वो आपके नेम से वो गिटहब यूज करता रहेगा, कमिट्स आपके जाते रहेंगे, ठीक है। तो साइन इन करेंगे, कंटिन्यू विद ब्राउजर, ओपन गिटहब डेस्कटॉप, और ये आपको साइन इन करके दे देगा अभी, ठीक है। दोबारा जाके आप जब आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर तो आपके नेम से ये साइन इन हो चुका है, ठीक है भाई। इसके अलावा गिट पे आ जाना है, अकाउंट आपने ऐड कर दिया, अब आपने आना है किस पे, गिट पे। और यहाँ पे देखिए किसी और का नेम लिखा हुआ है। ये क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है कि भाई आप जो है ना गिटहब पे काम कर रहे हो, आप कुछ लिखते हो, आप कोई कमिट देते हो, हिस्ट्री आप मेंटेन कर रहे हो अपनी कि भाई मैंने आज जो है ना हेडर पे काम किया है, और जो उस पे ऑथर जा रहे हैं कि भाई किसने काम किया है तो वो इस नेम से जाएगा, ये टैग है। तो अगर आपने अपना अकाउंट तो लॉगिन कर दिया, अगर आपने ये चेंज नहीं करा और अब जो भी कमेंट आप करते हो तो वो जाएगा मोहम्मद साद अली के नाम से। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मोहम्मद साद अली हटा के बल्कि अपना नेम लिख दोगे और अपनी ईमेल लिख दोगे, ठीक है भाई। ईमेल वही लिखना जो आपकी गिटहब पे रजिस्टर्ड है, ठीक है भाई। देखिए भाई इसने यहाँ पे अलर्ट भी दे दिया कि भाई दिस ईमेल एड्रेस मैचेस योर गिटहब अकाउंट, ठीक है, जो हमने ऐड किया है, ठीक है। ये करके आपने सेव कर देना है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही क्या करेगा, जैसे ही आप अकाउंट वगैरह अपना लॉगिन करेंगे तो ये आपकी सारी रेपोजिटरीज यहाँ पे फैच करके लेके आ जाएगा, ठीक है भाई। आपके पास ऑलरेडी ये सारी हैं मौजूद। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये कुछ प्रोजेक्ट है मेरा एक, इसको गिटहब की एक न्यू रेपो बना के अपलोड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, क्रिएट अ ट्यूटोरियल, क्लोन अ रेपो फ्रॉम द इंटरनेट, कि अगर आपकी कोई इंटरनेट पे रेपो पड़ी हुई उसको कंप्यूटर में अपने क्लोन कर लो लोकली, क्रिएट अ न्यू रेपो ऑन योर हार्ड ड्राइव, ऐड एन एग्जिस्टिंग रेपो फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव।
कि अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग बनाई हुई अपनी ड्राइव के अंदर, अभी तक हमने नहीं बनाई हुई, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्रिएट अ न्यू रेपो ऑन योर हार्ड ड्राइव, कि भाई एक रेपो क्रिएट कर दो लेकिन मेरी हार्ड ड्राइव पे, अभी गिटहब पे नहीं बल्कि मेरे कंप्यूटर में। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये बोला भाई आप नेम क्या रखोगे, मैंने कहा चलो नेम अभी रख देंगे, नेम से पहले आप एक काम करो, जो मेरा प्रोजेक्ट का पाथ है उसको लेके आ जाओ। तो क्या था आज 17 ना, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा भाई ये मेरे प्रोजेक्ट का पाथ है और मेरी रेपो का नेम आप रख दो टेस्ट। अच्छा ये बोला भाई ऐसा होना चाहिए टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, नेम स्मॉल में रखेंगे और अगर मल्टीपल वर्ड्स है तो डैश सेपरेटेड उसको कर देंगे, तो ये सही नेम होगा। तो मैंने कहा भाई इसका नेम आप रख दो टेस्ट प्रोजेक्ट, क्रिएट रेपो कर देंगे। ये एक रेपोजिटरी क्रिएट हो गई आपके लोकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा ये ना अपडेट नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आपके पास नहीं करेगा, आप इसको अपडेटेड रखिएगा गिटहब डेस्कटॉप को। अब मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में आके देखूंगा अगर, तो इसने देखे, अच्छा इसने देखे अभी थोड़ा सा अलग काम कर दिया, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। हमें क्या करना है, देखिए वेरीफाई कर लेना जब भी जरूरी है। इसने क्या किया, जो इसको लोकेशन हमने दी थी ना वहां पे एक नई रेपो बना दी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, देखिए मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट नाम रखा था, इसने टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर देखा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करें भाई, अपनी सारी फाइल्स यहाँ से उठाएं और ये सारी फाइल को कट करके आप ले जाएं किसमें, टेस्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है भाई। ऐसे भी कर लेंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। या फिर अपनी जो रेपो है वो आप बना ही इस फोल्डर के अंदर दें, ठीक है। तो आप देखें जैसे ही मैं इस फोल्डर में आया, यहाँ पे डॉट गेट के नेम का एक फोल्डर बना हुआ है, ये आपको लाजमी नजर आना चाहिए। ये नजर नहीं आएगा आपका काम नहीं होगा, ठीक है। ये वेरीफाई कर लेंगे आप कि भाई जो आपकी फाइल्स और फोल्डर जिसमें नजर आ रहे हैं ना प्रोजेक्ट में, वहां पे ये डॉट गिट का एक फोल्डर बना हुआ होना चाहिए। ये गिटहब की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी जो हो गई है इस फोल्डर में, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये सारी फाइल ऐड की, गिटहब ने इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया, ठीक है भाई। ये देखें गिटहब बोल रहा है भाई आपने ये कार की इमेज ऐड की है, आपने सर्कल की इमेज ऐड की है, आपने ये वाली इमेज ऐड की है, ये ऐड किए, ये ऐड किए, ठीक है। तो ये गिटहब ने सारी ये HTML ऐड किया आपने, और ये style.css ऐड की। तो ये गिटहब ने मुझे बता दिया कि भाई आपने अपनी रेपो के अंदर ये सारी चीजें ऐड की। कब की? अभी मैंने जो कट और पेस्ट किया, इससे गिटहब को पता चल गया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये मैंने सारी चीजें ऐड की हैं। अब इसमें से मुझे अगर ये कार की इमेज नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको डिस्कार्ड करूंगा तो गिटहब क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, मेरे फोल्डर से रिमूव कर देगा, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ यार, मैंने कहा यार नहीं ये सारी चेंजेस मैंने किए हैं, इसको जो है ना आप हिस्ट्री में सेव करवा दो, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई इनिशियलाइज न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंपल। कमिट टू मेन, कमिट टू मेन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मेन वही जो अभी सोहाने ने भी आपको बताया कि यार ये ब्रांच होती है जिसके बारे में आगे आके हम देखेंगे। भाई इसको ऐसा समझ लें कि गिटहब की रेपो के अंदर फोल्डर्स होते हैं, उसका सबसे मेन फोल्डर ये मेन होता है, ठीक है। तो कमिट टू मेन में करूंगा, ये सारी चेंजेस यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है, और ये मेरी हिस्ट्री में जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये इनिशियल कमिट गिटहब का अपना कमिट होता है, उसके बाद जो मैंने कमिट किया वो ये आ गया कि भाई गौस अहमद ने कमिट किया हुआ इनिशियलाइज न्यू प्रोजेक्ट, और इस कमिट के अंदर ये चेंजेस थी। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, अपने इस टेस्ट प्रोजेक्ट को, यही ना, अपने इस टेस्ट प्रोजेक्ट को मैं VS कोड पे ओपन करता हूं, ठीक है। और यहां पे index.html में आके, अच्छा गिटहब डेस्कटॉप नहीं, मुझे लग रहा है हमारा लैपटॉप ही थोड़ा हैंग कर रहा है, ब्लर भी हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक H2 की हेडिंग बनाई और अपना नेम लिख दिया। गेट इसको ट्रैक कर लेगा,
जैसे ही मैं गिटहब डेस्कटॉप में जाऊंगा, गिट ने इसको ट्रैक कर लिया। गिट ने बोला भाई अभी अभी एक चेंज आया है आपकी index.html की फाइल में, और लाइन नंबर 15 के अंदर क्या हुआ है, एक h2 की हेडिंग हुई है जिसका डेटा ये है। ठीक है भाई, सिंपल, इसने ट्रैक कर लिया। मैं चाहता हूँ नहीं यार ये काम मुझसे गलती से हो गया, मुझे ये करना नहीं था, तो आप क्या करेंगे, वहां जाके चेंज करने के बजाय गिटहब को बता देंगे कि भाई इसको डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड किया, देखें यहाँ से मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ से भी रिमूव हो गया, मतलब गिटहब ने उसको खुद रिमूव कर दिया। ठीक है, या अगर आप कुछ अपनी मर्जी, मैं चाहता हूँ एक और मेन्यू ऐड हो जाए, मैंने कहा भाई होम है, मैंने कहा ये होम का मेन्यू है, आप एक काम करो कि एक यहाँ पे अबाउट का भी ऐड कर दो। ठीक है जी, गिटहब अब दोबारा से इसको ट्रैक कर लेगा कि भाई आपने जो है ना लाइन नंबर 21 में एक li ऐड किया है जिसमें अबाउट है। ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ यार ये मैंने ही ऐड किया है, आप यहाँ पे लिख दो भाई अपडेटेड index.html या एडिट अबाउट मेन्यू। ठीक है भाई, और कमिट टू मेन। दोबारा हिस्ट्री में आके देखेंगे एक कमिट और आ गया। इस कमिट में आपने क्या किया, अबाउट ऐड किया है, पुराने वाले कमिट में आपने क्या किया, इनिशियलाइज न्यू प्रोजेक्ट, सारा जितना भी प्रोजेक्ट था वो सारा इनिशियलाइज किया, ऐड किया है। ठीक है, तो ये सारी हिस्ट्री मेरी बन गई। अच्छा, आप चाहते हैं यार मैंने कमिट भी कर दिया, सब हो गया, ये जो अबाउट मेन्यू है ना ये मैंने गलती से ऐड कर दिया, अब 3 दिन बाद आपको ख्याल आ रहा है कि यार ये तो मैंने गलती से ऐड कर दिया था, या क्लाइंट ने बोला कि यार नहीं जो अबाउट आपने ऐड किया था वो हटा दो वापसी। खैर अभी तो ये एक लाइन का है, आप जाके भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर ये हजारों लाइन का कोड होता तो आप कैसे हटाते, बात समझ आ रही? तो आप क्या करेंगे, गिटहब आपको ऑप्शन देगा, क्लिक करो रिवर्ट चेंजेस इन कमिट। ये क्या करेगा कि भाई इस कमिट की जो चेंजेस हैं आपके प्रोजेक्ट में उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अच्छा ये चीज थोड़ी सी ऐसी है कि जो समझ में नहीं आए तो इसको छोड़ भी सकते हैं, अभी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास पब्लिश रेपोजिटरी। ठीक है भाई, इसको आप पब्लिश करेंगे, आपसे नेम कंफर्म करेगा, हाँ भाई यही नेम है, ये आपसे पूछा है कीप दिस कोड प्राइवेट, आपको प्राइवेट रखना है, मैं बोलूंगा नहीं यार इस कोड को पब्लिक रखना है, और पब्लिश कर देंगे। अभी तक देखिए मैं github.com पे गया ही नहीं हूं, ना मैंने वहां पे कोई रेपो बनाई ना कुछ बनाई, सब कुछ ये खुद बना देगा। अच्छा, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होता है ना वो इतने काम नहीं करता, क्योंकि ये गिटहब का अपना सॉफ्टवेयर है। गिटहब डेस्कटॉप के लिए गिट का होना लाजमी नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब डायरेक्ट ये सब खुद कंट्रोल कर लेता है। हाँ, इसमें इसी में गिट इनिशियली हाँ इसी में आ जाता है वो। ठीक है, अच्छा अब मैंने कर दिया, मैं अपनी जाके देखता हूँ, मैं प्रोफाइल के अंदर रेपोजिटरीज के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो देखें टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से इसने एक रेपो बना दी, और इसको जैसे ही मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सारा आ गया। ठीक है भाई, देखिए सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स नजर आ गई। मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, देखिए 3 कमेंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 3 कमेंट्स में जाता हूँ मैं, और देखिए सारे जो भी मैंने यहाँ पे किए थे वो सारे आ गए। ठीक है भाई, सिंपल ये करना है आपने। अच्छा जी, अब ये प्रोजेक्ट किसी और कंप्यूटर पे मुझे चलाना है, मेरे पास से ये हो चुका है डिलीट। ठीक है, मेरे पास इसका कोड नहीं है, तो अब दोबारा से आपने क्या करना है भाई, गिटहब डेस्कटॉप उस पीसी में डाउनलोड कर लेना है, गिटहब डेस्कटॉप उस पीसी में डाउनलोड कर लेना है, गिटहब डेस्कटॉप पे आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, गिटहब डेस्कटॉप में आपने गिट की आइडेंटिफायर ऐड कर देना है, नेम और ईमेल। ठीक है भाई, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसको बोलोगे भाई मुझे रेपो का एक्सेस दे दो, अगर वो प्राइवेट है, अगर वो पब्लिक है तो मुझे उसका लिंक भेज दो, ताकि मुझे पता तो चले कोड पड़ा हुआ कहाँ है। ये मेरे पास लिंक आ गया और ये रेपो पब्लिक है, तो मैं इसके कोड पे जाऊंगा तो गिटहब डेस्कटॉप का ऑप्शन गिट जो है ना आपको खुद देता है कि इस रेपो को आप ओपन कर लो गिटहब डेस्कटॉप में। इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे गिटहब डेस्कटॉप, तो ये रेपो आपको गिटहब डेस्कटॉप में लाके दे देगा, और ये आपसे पूछेगा कि इसका लोकल पाथ में क्या रखूं,
तो लोकल पाथ मैंने कहा भाई इसी आज की डेट वाले फोल्डर में रख दो। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं इसको जैसे ही क्लोन करूंगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया। गिटहब डेस्कटॉप में देखा सारी हिस्ट्री मेरे पास आ गई। ये दूसरा पीसी है, ये वो वाला पीसी है, उस पीसी से तो हमने डिलीट कर दिया था। अब ये नए पीसी में आके हमने दोबारा क्लोन कर लिया, मतलब ये दूसरे बंदे ने अपने पास क्लोन कर लिया। अब वो क्या करेगा, अब उस बंदे को मैंने टास्क किया कि यार आप एक काम करो, आप index.html में जाके कॉन्टेक्ट का मेन्यू ऐड करके कोड दोबारा पुश कर दो। तो वो बंदा क्या करेगा भाई, इस प्रोजेक्ट को क्लोन करने के बाद VS कोड पे खोलेगा, index.html में जाएगा, यहाँ देखेगा हाँ भाई ये अबाउट का मेन्यू उस बंदे ने ऐड किया है और मेरा क्या काम है, कॉन्टेक्ट का मेन्यू ऐड कर दूं मैं। तो मैंने कहा भाई कॉन्टेक्ट, गिटहब डेस्कटॉप पे गया और मैंने कहा भाई एडिट कॉन्टेक्ट मेन्यू, कमिट टू मेन, पुश। ठीक है भाई, पब्लिश नहीं करना कि पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है गिटहब पे रेपो। अब मैंने क्या किया, पुश किया, मतलब अपनी जो चेंजेस थी वो सारी मैंने पुश कर दी। अब जो पहला वाला बंदा होगा वो जब गिटहब से क्लोन करेगा उसको पता चल जाएगा कि यार ये चेंजेस आई है जो दूसरे वाले बंदे ने किए। क्लियर है भाई, इतना अभी सबको आना चाहिए। बाकी गिटहब में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली, बहुत फायदे वाले भी हैं, एडवांस चीजें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लेकिन इतना जितना अभी मैंने आपको बताया ना, इतना सबको आना चाहिए, ठीक है, और अच्छा आना चाहिए। हाँ चलिए पुश करेंगे, पुश दबाएंगे वो गिटहब पे चले जाएंगे, पुश जब तक नहीं दबाएंगे नहीं जाएंगे। और दूसरे वाले के पास, बंदे के पास कैसे जाएगी, वो पुल करेगा, ठीक है, वो पुल करेगा तो उसके ऑप्शन चेंजेस जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक चेंजेस जो है ना यहीं से कर देता हूँ, गिटहब से भी हो जाती है ना। मैं गिटहब में जाके, गिटहब भी आपको ऑप्शन देता है फाइल एडिट कर दो, ये मैंने एडिट करा और मैंने यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट को कर दिया कॉन्टेक्ट अस और कमिट चेंजेस कर दिया, कमिट चेंजेस कर दिया। गिटहब पे अपडेटेड कोड है। अब मैं अपने इसमें आया, अच्छा अब देखें यहाँ पे फैच ओरिजिन लिखा हुआ होता है। फैच ओरिजिन का मतलब है चेक करो कि गिटहब पे कोई चेंजेस तो नहीं आई, ठीक है। मैंने फैच दबाया, ये चेक कर रहा है कि कोई चेंजेस आई हुई या नहीं आई हुई। अच्छा इसने मुझे दिखा दिया भाई एक आई हुई है, नजर आ रहा है कि भाई एक चेंजेस आई है, एक कमिट आया है, 2 कमिट आए हुए होंगे, 3 कमिट, 4 कमिट, 5 कमिट, ये दिखा देगा भाई इतनी चेंजेस आई हुई है। तो आप करो अच्छा हमें आई है तो उसको पुल ले लो। तो मैं क्या कर दूंगा, पुल ओरिजिन, पहले फैच करके चेक किया कि चेंजेस आई है या नहीं आई, फिर पुल करके उस चेंजेस को अपने पास ले लिया। ये सीन है, ठीक है भाई, क्लियर है। ये कमांड वाला भी बता दें। अब मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप कर लेना चाहिए, क्योंकि खुद आपको बताया कि मैं खुद कमांड वाला यूज नहीं करता। बूटस्ट्रैप कर ले, तो इसको हम कर देते हैं क्या, साइन आउट, और इसमें से अपना नेम और ईमेल कर देते हैं रिमूव। सही है भाई। अच्छा देखिए, अब बूटस्ट्रैप जो है ना अलग से कोई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी आपको आता है और आपको पता भी नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है, बूटस्ट्रैप ऐसी चीज है जो आपको आती है और आपको पता भी नहीं है। अच्छा वो कैसे, CSS आती है, इसमें CSS ही है, फ्लैक्स आ गया, इसमें वो भी है, मीडिया क्वेरी आ गई, इसमें वो भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको बनी बनाई मिलती है। मिसाल के तौर पे हम सबको बिरयानी बनाना आती है, नहीं आती लेकिन फिर भी समझ आती है, ठीक है। तो अब एक बिरयानी हम बनी बनाई लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमें बनाना नहीं पड़ी, हमें बनी बनाई मिल गई, बस लेनी है और खानी है। तो बूटस्ट्रैप को बनी बनाई बिरयानी है, ठीक है भाई। तो CSS इसमें जो हुई भी है वो हमें आती है, फ्लैक्स हमें आता है, मीडिया क्वेरी हमें आती है। बस इसमें क्या है, बनी बनाई चीजें मिल गई कि ये लो भाई डायरेक्ट ले लो, आप बनी बनाई चीजें आप इसको डायरेक्ट यूज करो अपने कोड में,
ठीक है, तो इसमें ये है, इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कोई जो नहीं हो, कोई नई चीजों में बोले यार ये नई चीज है, ये आप पढ़ लें। सारी चीजें वही हैं जो आपको आती है। लाइब्रेरी बोलते हैं इसी को है, जब बोलते हैं ये CSS की एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी बोलते हैं इसी को है कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो बनी बनाई आपको मिल जाए। ठीक है भाई, मतलब ऐसा अच्छा, आप अपनी खुद की भी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। कैसे भाई, आप जो है अच्छा सा हेडर बना दें जो सबको अच्छा लगे, और आप उसको ओपन सोर्स कर दें कि भाई कोई भी चाहे तो ये मेरे हेडर का कोड उठाए और यूज कर ले, तो वो एक लाइब्रेरी बन गई कि भाई आपने बना बनाया हेडर दे दिया बना के। तो बूटस्ट्रैप भी दे रहा है आपको, देखें देखें इसके पास कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ये रहा, ये सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको। कंटेंट के लिए टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, फॉर्म्स हैं। कंपोनेंट्स के अंदर देखें अलर्ट से, बैज, अकॉर्डियन है, ब्रेड क्रम्ब है, बटन्स है। बटन्स अगर आप देखें तो देखें ये बटन है, ये खुद भी बना सकते हैं हम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बना सकते हैं ना। सिंपल HTML का बटन लेंगे, उसको बैकग्राउंड कलर दिया, फॉन्ट दिया, पैडिंग दी, तो ये बटन बन गया। लेकिन बूटस्ट्रैप क्या बोलता है, मैंने बना दिया, आप क्या करो सिर्फ एक क्लास दो और यूज कर लो। कुछ बोल रहे हैं सर? बूटस्ट्रैप का मेनली काम क्या है? जैसे बटन वगैरह छोटी मोटी चीजें तो हम भी बना लेंगे, लेकिन ये कि जो हाई लेवल है, टाइम बच रहा है। देखिए हम तो बना लेंगे, लेकिन अब हम जितनी देर में बनाएंगे, इसने हमारा टाइम बचा दिया। इसने बोला आप क्लास दो और बन गया। बड़ी बड़ी चीजें भी है, बटन नहीं। अब मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ यार आपको ना नेविगेशन बार बनानी है, रिस्पॉन्सिव बनानी है, आपको 3-4 दिन लग जाएंगे आराम से। ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं? हाँ, नेविगेशन बार की जैसे एग्जांपल लें आप, इसमें देखिए नेव बार के नाम से होगी, ये देखिए। अगर आप ये नेविगेशन बार बनाए, जो मेन्यू बार होता है ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, ये रहा। अगर आप ये खुद से बनाने बैठे बगैर रिस्पॉन्सिव, तो हाँ लाइट मोड पे कर देते हैं, बगैर रिस्पॉन्सिव तो आप बना लेंगे, आराम से बन जाएगी 1-8 घंटे में। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना इसको पूरे रिस्पॉन्सिव बनाओ, ये मोबाइल पे भी सही चले, और इसमें अगर आपने 10-12 मेन्यू डाल दिए, तो मोबाइल पे 10-12 नजर कैसे आएंगे, ये सोचना फिर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ये बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जो 4 दिन का काम है ना, वो बूटस्ट्रैप ने पहले से ही कर दिया है। तो हम 4 दिन क्यों लगाएं? हम बोलेंगे भाई जब काम हुआ है हम उसको यूज करें। ठीक है, आप देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी है। इसको मोबाइल व्यू पे आप लेके जाते हैं तो ये ऐसा नजर आती है। देखें इसने सारा मेन्यू जो है वो हाइड कर दिया, जब मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगा ये शो कर रहा है। थोड़ी सी इसमें जावास्क्रिप्ट भी लगाई हुई है बूटस्ट्रैप ने। जावास्क्रिप्ट अभी हम लगा भी नहीं सकते थे, तो इस वजह से हमारे पास अभी बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर हमें नेविगेशन बार बनानी है तो हम बूटस्ट्रैप से ले लें, वो बनी बनाई। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जी। सेम तो नहीं होगा ना, डिफरेंट करना होगा। हाँ तो आप चेंज करें ना उसको अपनी मर्जी से। भाई देखिए इसने एक आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया, अब आप उसको अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं। भाई गाड़ी ले लिया आपने, आपको गाड़ी का कलर समझ में नहीं आया, आप बोले भाई मैं इस पे व्हाइट कलर है इसका, मैं ब्लैक कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से उस पर कलर कर दें। आप बोले यार मैं इसकी जो छत है वो रिमूव करवा रहा हूँ, रिमूव करवा दे, घूमे आराम से VIP, टायर चेंज करवा दें। एक नए बार पे करने के अभी करते हैं ना, सही है भाई। तो इसके अलावा भी देखिए काफी सारे मॉडल है, या वो भी खुद से बना नहीं सकते जावास्क्रिप्ट के बगैर। इसने देखें आपको बनाया दे दिया। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप ने आपको दे दिया बना के, ये जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। तो काफी लोडर है, देखें खुद से बनाएंगे तो काफी मुश्किल से बनेगा, यहाँ पे बनाया आपको मिल गया। ठीक है भाई, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे देखिए। नोटिफिकेशन बार जो आती है, ये देखें ये नई चीज आई है मेरे ख्याल से, इसमें नीचे आ गया है मैसेज, देख ना भाई। इसके अलावा कार्ड है और भी बाकी ये सारे देखते रहिएगा आहिस्ता आहिस्ता, काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो अब इसको हम, अच्छा इसके अलावा एक और इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा इसका हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा फायदा इसके हमारे लिए लेआउट बनाना है वेबसाइट का। ठीक है, वो इसका मेन फायदा। ये तो खैर हम करते रहेंगे यूज जो इसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो है लेआउट। ठीक है भाई, लेआउट क्या, मैं आपको एक वेबसाइट मिली
अब उसका लेआउट बनाना है आपने कि भाई पहले स्लाइडर है, स्लाइडर के नीचे 3 सेक्शन है, उसके नीचे 4 सेक्शन बने हुए हैं, उसके नीचे 6 सेक्शन बने हुए हैं, मतलब एक लाइन में 6 बॉक्सेस आ रहे हैं, एक लाइन में 2 आ रहे हैं, एक लाइन में 1 आ रहा है। तो ये वेबसाइट का लेआउट कहलाता है। जैसे बूटस्ट्रैप का क्या लेआउट है इस वेबसाइट का, एक इसमें साइड बार आ रही है ये वाली, एक साइड है और एक इसमें सेंटर आ रहा है, और एक राइट साइड बार आ रहा है। राइट और लेफ्ट पे 2 साइड बार है। देखिए मैं बीच में स्क्रॉल कर रहा हूँ, साइड बार अपनी जगह पे। तो इसका लेआउट ये है कि जो सेंटर वाला डिव होगा उसके पास विड्थ ज्यादा है, और जो लेफ्ट और राइट पे जो डिव बने हुए उनकी विड्थ कम है। तो इसका लेआउट ये। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है कि भाई इसने सारी मीडिया क्यूरीज, फ्लैक्स बॉक्स वगैरह अपने पास बना के रख दिए। ये बोलेगा भाई आप बस क्लास लगाओ और उसको यूज कर लो, ठीक है, आपको मीडिया क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब काम मैंने कर दिया है, ठीक है भाई। इसमें सबसे बेसिक चीज है ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ब्रेक पॉइंट जो कि मीडिया क्यूरी में आपने देखे लगाए कि भाई किसी स्क्रीन की साइज पे हम ब्रेक करें चीजों को। तो अब आप देखें यहाँ पे आपको काफी सारे बता रहा है अवेलेबल जो है ना हमारे पास। इसने कौन कौन से हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, अच्छा इसने नहीं अपनी मर्जी के बनाए हुए, और ये स्टैंडर्ड साइजेस भी हैं। देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड भी है, जो मार्केट में आजकल जो डिवाइसेस चल रही हैं उस हिसाब से स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो बूटस्ट्रैप ने बना के रखे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा स्मॉल इसने नेम दिया है किसको, उन डिवाइसेस को जो 576px से कम है, ठीक है भाई। हाँ मोबाइल ही होंगे, और स्मॉल में भी मोबाइल हो सकते हैं, 576 से बड़े भी होते हैं मोबाइल, कुछ मोबाइल, ठीक है। और तो खैर अब तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं आ रहे, जैसे क्यों मोबाइल आता ना पहले इतना अजीब सा टैबलेट लगता था जो चलाने में, अब ऐसे मेरे ख्याल से बहुत कम आते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज होता है मोबाइल का कि इतना हर कंपनी बना रही है अब, ठीक है। तो स्मॉल इन्होंने बोला हुआ भाई 576 से जो ऊपर वाली डिवाइसेज है ना वो स्मॉल है, 576 से ऊपर वाली, लेकिन एंड तक नहीं, कहाँ तक, 768 तक। अगर डिवाइस की डायमेंशन 768 पहुंच जाएगी तो अब वो स्मॉल नहीं रही, अब वो बन गई मीडियम। डिवाइस की डायमेंशन अगर 992px से ऊपर निकल गई, अब वो बन गई लार्ज। ये स्मॉल टैबलेट लैपटॉप हो सकता है, ठीक है भाई। 768 से ऊपर भी टैबलेट हो सकता है, आईपैड टैबलेट वगैरह। 992 टैबलेट भी हो सकता है, लैपटॉप, छोटा लैपटॉप भी हो सकता है। अच्छा मैं जो अभी ये लैपटॉप चला रहा हूँ ना, ये मेरे ख्याल से 1200 से भी ऊपर है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है, शायद पता क्या चलता है। ये रेजोल्यूशन में जाके आप देख लेते हैं सिस्टम की सेटिंग में जाके, वरना देखिए आसान तरीका है, नहीं 1200 तक है। देखिए ऊपर जो आपको 1028 नजर आ रहा है छोटा सा आखिर में, तो ये समझे कंसोल हटा दो तो ये 1200 तक है, 1200 के करीब है जो मैं स्क्रीन चला रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा लार्ज समझ लें इसको। और एक्स्ट्रा लार्ज मतलब किसके पास बड़े लैपटॉप भी होते हैं, आप लोगों के पास भी होगा, तो बड़े बड़े जो बैग में भी नहीं आते जो, ठीक है, तो उसके साइज जो है वो 1200 से भी ऊपर होते हैं। अच्छा बड़े साइज की टेंशन नहीं है हमें स्मॉल साइज की टेंशन है कि स्मॉल स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट कैसे शो होगी। बड़े साइज पे क्यों टेंशन नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है ना वो फिक्स विद बना देते हैं। फिक्स विद लेआउट क्या होता है कि यार हम अपनी वेबसाइट की जो विद है ना वो 1200px रख दें, उससे बड़ी जितनी भी बड़ी डिवाइस आ जाए कोई फर्क ना पड़े, हमारी जो वेबसाइट है वो सेंटर में नजर आए और लेफ्ट और राइट को उसकी स्पेस आ जाए जितनी बड़ी डिवाइस होती है, ठीक है, ऐसे भाई देखें समझे इतनी बड़ी स्क्रीन है। अब बूटस्ट्रैप ने देखे फिक्स लेआउट पे अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, इसकी जो वेबसाइट है वो सेंटर में शो हो रही है और लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेस आ रही है, तो ये फिक्स विद लेआउट कहलाता है। अगर बूटस्ट्रैप ऐसा नहीं बनाता तो इसका साइड बार यहाँ जा रहा होता लेफ्ट साइड पे, और इसका ये वाला राइट साइड पर यहाँ जा रहा होता, और सेंटर इतना ज्यादा बड़ा जाता और जो देखने वाला है उसको समझ में ही नहीं आता कुछ। तो हम अपनी वेबसाइट को फिक्स विद कर देते हैं ताकि बड़ी स्क्रीन हम इग्नोर करें और छोटी स्क्रीन पे हम इसको रिस्पॉन्सिव करें। क्लियर है? गिटहब का अगर हम देखें इसका भी फिक्स विद है, सेंटर में आ रहा है जी। बॉडी को फिक्स फिट देंगे, बॉडी को नहीं, बॉडी के अंदर एक डिव बना दें जो आपका कंटेनर होगा, मेन डिव होगा एक आपका पेज का। तो ये वाला अगर हम देखें जो अभी हमने बनाया ये क्या है, देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ खैर में,
तो ये देखिए इसमें एक डिव कहाँ जा रहा है हमारा, एक सेक्शन कहाँ जा रहा है, अजीब ही लग रहा है। तो अगर हम इसको फिक्स विद बनाते तो ये सारी चीजें सेंटर में आ रही होती, ऐसा ही है। तो इससे देखा मतलब इससे क्या पता चल रहा है हमें, फिक्स विद लेआउट जो है वो ज्यादा अच्छे हैं। हम मैक्स विद दे दें या फिर उसको सिंपल विद दे दें। लेकिन अगर मैक्स विद 100 भी दे दें तो वो फिर भी स्ट्रेच होती जाती है। नहीं स्ट्रेच नहीं होगी ना, मैक्स विद आप 100 दे दो 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं वो। 100% का मतलब तो ये जितनी अवेलेबल है वो सारी ले लो, तो वो तो जितना खुलता रहेगा मतलब जाता रहेगा। उतना होगा। परसेंट का मतलब तो ये है कि जितनी अवेलेबल साइज है ना हमारे पास वो सब ले लो। 100% का मतलब तो अगर हमारे पास 1200 की स्क्रीन है वो 1200 ले लेगा, अगर हमारे पास 1000 की स्क्रीन है वो 1000 ले लेगा, हमारे पास 700 की स्क्रीन है 700 ले लेगा। 100%। परसेंट का मतलब ये होता है। पीएक्स का मतलब होता है फिक्स्ड, कि स्क्रीन अगर आपकी 1200 है ना, हमने 1000 पे उसको फिक्स्ड किया हुआ है, 1000 पे हमारी वेबसाइट नजर आएगी, 200 पीएक्स जो है ना वो एम्प्टी स्पेस नजर आएगा वहां पे, क्योंकि हमने उसको फिक्स्ड किया हुआ है। 100% किसको दें और पिक्सेल्स में किसको दें? परसेंट पता है किसको, देखिए पीएक्स में आप अपनी वेबसाइट का फिक्स लेआउट बनाते हैं, सबसे मेन डिव को दे दें, जो आपके पेज का सबसे टॉप डिव है उसको फिक्स दे दें। हाँ जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने एक डिव और बनाया और वो आपकी वेबसाइट का स्लाइडर है और वो फुल पेज कवर करेगा, उसको 100% दे दें। तो परसेंट क्या करेगा, अपने पेरेंट को देखेगा तो पेरेंट के पास कितना है, तो उसका पेरेंट कौन हुआ, कंटेनर। कंटेनर के पास 1200 था, वो खुद भी 1200 ले लेगा, ये सीन। ठीक है भाई, तो ये ब्रेक पॉइंट्स हैं बूटस्ट्रैप के, और ये बता रहा है कि यार मैंने इसको क्लासेस के नेम में डिवाइड किया हुआ है। एक्स्ट्रा स्मॉल की कोई क्लास नहीं है, बूटस्ट्रैप बोल रहा है एक्स्ट्रा स्मॉल की मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है। स्मॉल की क्लास मैंने बनाई है एसएम के नाम से, मीडियम की क्लास मैंने बनाई है एमडी के नाम से, लार्ज एलजी, एक्स्ट्रा लार्ज एक्सएल और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सएल। ठीक है भाई, तो ये क्लासेस है कुछ इसकी जो पता, जिससे पता चलता है हमें कि इस स्क्रीन के साइज रिप्रेजेंट कर रही है ये क्लास। तो ये सारी मीडिया क्यूरी उन्होंने देखिए यहाँ पे बताई भी कि भाई हमने इस तरह से अपने पास लगा के रखी हुई है मीडिया क्यूरी, मैक्स विद वगैरह सब इसको इस तरह दी हुई है। अच्छा कंटेनर्स, अब ये कंटेनर आ गए। कंटेनर क्या, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पेज का मेन डिव होगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग 2-2, 3-3 कंटेनर पेज में लगा देते हैं, होना नहीं चाहिए, जबकि एक पेज में एक कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर किसको बोल रहे हैं हम, जो मेन डिव है, जो मतलब देखिए अभी हमारे पास ये वेबसाइट है, इसका कोई भी कंटेनर नहीं है, इसका कोई भी कंटेनर नहीं। देखिए हेडर इसका अलग एक है पूरा सेक्शन, ये डिव अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक डिव में रखूंगा, ठीक है, और इसको सबसे एंड में जाके बॉडी के क्लोज कर दूंगा। तो मेरा कंटेनर कौन सा डिव हो गया, ये डिव। जितना मेरा डेटा है ना वो सारा एक डिव में आ रहा है, तो ये डिव मेरा हो गया कंटेनर, इसको कंटेनर बोल रहा है। देखिए मैं इसको क्लोज करूंगा, सारा डेटा इसके अंदर मौजूद है, इसको ओपन करूंगा, सारा डेटा आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा जी, अब ये बोल रहे हैं कि यार हमने कंटेनर की कुछ क्लासेस बना के रखी हुई है आपके लिए। अगर आप कंटेनर दोगे, अपने डिव को क्लास दोगे कंटेनर, तो उसकी ये बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल पे साइज क्या रखेंगे, हम स्मॉल पे क्या रखेंगे, मीडियम पे क्या रखेंगे, लार्ज पे क्या, सारे बता रहे हैं। ठीक है, चले अब एक काम करते हैं, इससे पहले बूटस्ट्रैप को लगाना तो देखें कैसे लगेगा। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, क्विक स्टार्ट डाउनलोड में आएगा ना मेरे ख्याल से, डाउनलोड वाले सेक्शन में आ गए। और अब हमारे पास ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेना, उसकी सारी CSS की फाइल हमारे पास आ जाए, जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास आ जाए। दूसरा ऑप्शन है CDN से लगाना। ठीक है भाई, तो CDN आपको ये देखें ये मिल गया नीचे, ये वाला आप लगा लें, ऊपर वाला। ठीक है, कॉपी करें, JS डिलीवर एक सर्विस है, उनका इसने CDN यूज किया हुआ है, तो मैंने कॉपी किया और अपने हेड के अंदर आके मैंने इसको लगा दिया। ठीक है,
एक लिंक है CSS का, एक स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। पता कैसे चलेगा बूटस्ट्रैप लग गया या नहीं लग गया? सिंपल एक बटन लगा लें। ठीक है, मैं एक बटन कॉपी कर रहा हूं यहां से और मैं लगा लेता हूं यहां पे, ठीक है। चला के देखते हैं। ठीक है भाई, प्राइमरी बटन नजर आ रहा है। इसको देखिए, मैंने कोई भी स्टाइल नहीं दिया। इसका जो स्टाइल आ रहा है ना, इसका कलर आ रहा है, देखिए इसमें मैं ओवर कर रहा हूं तो इसका ये ओपेसिटी इसकी कम हो रही है, ठीक है। तो ये सारा स्टाइल किसने दिया हुआ है? बूटस्ट्रैप ने। अब अगर मैं देखिए बूटस्ट्रैप यहां से रिमूव कर दूं तो ये बटन जो है ना नॉर्मल बन जाएगा, HTML के बटन जैसा, ठीक है भाई। बूटस्ट्रैप वापसी लगा दूं तो ये बटन दोबारा से स्टाइल मिल जाएगा इसको। कैसे मिल रहा है इसको स्टाइल? बूटस्ट्रैप ने BTN और BTN प्राइमरी के नाम से 2 क्लासेस दी हुई हैं जिससे हमने ये बटन बनाया। तो इसी तरह BTN सेकेंडरी, BTN सक्सेस, BTN वार्निंग, काफी सारी बूटस्ट्रैप ने बनाई हुई है, ठीक है भाई। अच्छा, लेआउट हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। ठीक है भाई, HTML की फाइल बन गई और इसमें दोबारा से बूटस्ट्रैप लगा लेते हैं। CDN डाउनलोड में जाके क्या करना था? CDN पे आके इस वाली सेक्शन में कॉपी करना था इसको और पेस्ट करना था, ठीक है। मोबाइल लगते हैं या फिर क्लास से बाहर चले गए? भाई कौन है यार? मना किया है ना क्लास में बिल्कुल भी। बटन्स में आ गए, देखिए सारे बटन अगर मैं एक साथ उठा लूं और इस पे लगा दूं। अच्छा, ये मैं पूरी HTML CSS नहीं उठा रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ क्लासेस उठा रहा हूँ। ये बटन तो वही है ना जो HTML में हम बनाते हैं। टाइप हटा भी दी तो टाइप का कोई मसला नहीं है, देखिए टाइप मैंने हटा दी। चलाते हैं इसको, देखिए सारे बटन मेरे पास आ गए, ठीक है, बने बनाए। मैंने अभी तक सिर्फ एक HTML की फाइल बनाई है, CSS मैंने अपने पास कुछ लिखी भी नहीं। ये सारी जो CSS अप्लाई हुई भी किसकी है? बूटस्ट्रैप की। सिंपल है, देखें BTN प्राइमरी का आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, इसका ना एक नुकसान ये होगा कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये CSS अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये लिंक लगाया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इस लिंक को कॉपी करें, ये जो लिंक लगा हुआ है href के अंदर, इसको आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें क्रोम पे आके। ये क्या करेगा? आपको सारी CSS शो कर देगा। ये सारी CSS है। आप क्या करें, Ctrl A, इसको आपने कॉपी किया और यहां पे आके अपनी एक CSS की फाइल बनाई आपने। bootstrap.css और इस CSS की फाइल में आपने वो सारी CSS पेस्ट कर दी, ठीक है। तो ये देखते हैं कितने लाइनों की है। तो तकरीबन बूटस्ट्रैप ने 11,000 से ज्यादा लाइन लिखी हुई है, जो पहले से बना के रख दी। नहीं होगी, ये टेक्स्ट है ना, सारा टेक्स्ट का कोई इतना लोड नहीं होता है। इमेजेस होती हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं, तो उसका बहुत लोड होता है। अगर हम चले, हमने ये फाइल बनाई, अगर आप देखें तो कितने साइज की बन रही है, तो 287 KB, 1 MB की भी नहीं बन रही। अगर ये 10 MB की भी होती ना तो यूं लोड होती ब्राउजर में, और ये कितने की बन रही है? 287 KB, क्योंकि इसमें सारा टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का कोई इतना ज्यादा साइज नहीं है, ठीक है, सिंपल। तो अगर आप देखिए ये BTN प्राइमरी के नाम से हमने एक क्लास यूज की है, इसको आप सर्च करें बूटस्ट्रैप में आके,
मिल गए भाई, BTN प्राइमरी मिल गया। इसको इन्होंने कलर दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी एडवांस चीज इन्होंने यूज की हुई है इसमें, CSS वेरिएबल्स होते हैं जो कि ये भी बताएंगे आपको कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है, सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे। बस ये प्रॉपर्टी क्या है, ये देखें, ये अलग थोड़ी चीज है, ये वेरिएबल होता है। कहीं ना कहीं इन्होंने बनाया हुआ होगा इस वेरिएबल को ना, देखें। ये देखें, शायद ये कलर के नाम से ही बेस BTN कलर, ठीक है। तो इससे जो है ना, ये इन्होंने बताया हुआ है कि हम जो है ना इससे कलर डिफाइन करेंगे, सिंपल। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसको हमें देखना ही नहीं है। हमने क्या करना है, बस बोर्ड स्टेप अप्लाई करनी है। और अगर हमें मिसाल के तौर पे BTN प्राइमरी है, मैंने यूज किया है और मुझे इसका कलर समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा बटन तो सही है लेकिन कलर मुझे अपनी मर्जी का लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा भाई एक क्लास और लो आप, जिसका नाम होगा माय BTN, ठीक है। और एक CSS की फाइल इसमें और लगा दो जो कि मेरी होगी। ये बूटस्ट्रैप की नहीं बल्कि मेरी CSS की फाइल है। माय BTN को टारगेट करा और आपने कहा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है भाई। मतलब बूटस्ट्रैप ने हमें ब्लू दिया था, हमने उसको रेड कर दिया, लेकिन बॉर्डर अब भी ब्लू आ रहे हैं और ओवर करने पे अब भी ब्लू आ रहे हैं, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। पता है ना कैसे। अच्छा, अगर ना हो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके स्टाइल देने पे भी अप्लाई नहीं होंगी, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसको दे देंगे इंपॉर्टेंट, कि वो बूटस्ट्रैप वाली CSS को इग्नोर करके आपकी वाली CSS ले लेगा, ठीक है। तो सिंपल अभी के लिए ना आप क्या करें कि बूटस्ट्रैप लगाएं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। और उसके बाद जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं ट्राई करके देखें, नैव बार लगाएं, यहाँ पे जो जो इसने दिया है, ड्रॉप डाउन है, लिस्ट है, सारी चीजें अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लेआउट बता देता हूँ, 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे। कंटेनर, हाँ बिल्कुल, देखिए जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाएंगे ना, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, कोई जो फंक्शनैलिटी वाली चीजें ना, जैसे स्लाइडर हो गया, मॉडल हो गया, और वो जो मेन्यू खुल रहा था वो हो गया, तो जो क्लिकेबल वाली चीजें, जो क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगाना जरूरी है, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर की एक क्लास है जो क्या कर रही है, देखिए मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास ये बटन है, मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ सिंपल, और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ क्या, कंटेनर। ये क्लास जो है ना, ये मेरी नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप की है। बूटस्ट्रैप की फाइल में आप सर्च करेंगे आपको मिलेगी। बूटस्ट्रैप क्या बोल रहा है कि अगर आप कंटेनर क्लास दोगे तो मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे आपके कंटेनर का साइज रख दूंगा 100%। क्या मतलब है इसका, जितना अवेलेबल साइज है सारा ले लो। स्मॉल साइज पे आपकी डिफ का साइज रखूंगा मैं 540, मीडियम पे रखूंगा 720, लार्ज पे रखूंगा 960, एक्स्ट्रा लार्ज पे रखूंगा 1140 और डबल एक्सएल पे रखूंगा 1320, ठीक है। पता कैसे चलेगा, वेरीफाई कैसे करें, कंटेनर दे दिया मैंने, इसको मेन अपनी क्लास दे दी, और मैं इसको दे देता हूं मेन को बैकग्राउंड कलर, मेन बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये आ रहा है नजर, अच्छा अभी सेंटर में नजर आ रहा है। राइट पे देखेंगे थोड़ी सी स्पेस है, लेफ्ट पे देखेंगे थोड़ी सी स्पेस है, क्यों, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन है ना, इसकी साइज 1200 है, और ये क्या बोल रहा है 1200 पे मैं कितना दूंगा 1140, बचा कितना 60, तो उसने क्या करा 30 इधर और 30 इधर, समझ में आ गया। अच्छा, जब मैं इसको अब स्मॉल करता रहूंगा तो ये देखें कम करता रहेगा ये उसको, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसको फिक्स कर देगा वो। अच्छा, ये मैंने ना जूम किया हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, एक मिनट, इसको मैं ले गया 100 पे
अच्छा देखिए, मैं इसको कम करता रहूंगा, कम होता रहेगा। ठीक है भाई। एक टाइम ऐसा आया कि 100% हो गया। कब हुआ? कि जब 576 से नीचे गया। ऊपर आप देखिए छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको कि स्क्रीन का साइज क्या है, 4 है, 400 कुछ है। 500 से ऊपर जाऊंगा फिर फिक्स्ड हो गया, 500 से नीचे जाऊंगा दोबारा से 100%। ठीक है भाई। तो इस तरह कंटेनर SM, कंटेनर MD, कंटेनर LG, कंटेनर XL सारे ट्राई कर सकते हैं। क्या मतलब है सबका? कंटेनर SM दूंगा तो क्या होगा? सेम है, दोनों सेम है, कंटेनर और कंटेनर SM। कंटेनर MD में क्या होगा, क्या फर्क है? सिर्फ स्मॉल डिवाइसेस पे 100% करेगा, बाकी सारा वही का वही है। ठीक है। कंटेनर XL में क्या फर्क है? XL में देखें 4 स्क्रीन पे 100% रख रहा है। अच्छा सबसे लास्ट में देखिए कंटेनर फ्लोट, ये क्या कर रहा है? जितनी भी डिवाइसेज है सब पे 100% कर रहा है। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हमारा कंटेनर, जिसमें हमारा पूरा पेज आएगा। फिर पेज के अंदर काफी सारी चीजें होंगी। अच्छा अब हम आते हैं ग्रिड पे। अच्छा ये हमें ऑलरेडी पता चल गया कि XS किसकी क्लास है, XY स्मॉल की, SM किसकी क्लास है, स्मॉल की, मीडियम MD की। ठीक है, ये सारी यहाँ पे इसने बताई हुई है। तो अब आप थोड़ा सा नीचे देखें तो ये बता रहा है कि अगर आपने XY स्मॉल को टारगेट करना है ग्रिड में तो आप लिखेंगे कॉल, सिर्फ कॉल, COL। अगर आपने स्मॉल को टारगेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, कॉल डैश SM। ठीक है। और MD में आप क्या लिखेंगे, कॉल डैश MD। तो इस तरह इसने सारा बताया हुआ है। अच्छा अब ये इन्होंने ऊपर वाली अगर आप रॉ देखें तो उसमें 2 डिव आ रहे हैं, नीचे वाली रॉ देखें तो उसमें 3 डिव आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ कॉल देते ना COL तो ये ऑटो मैनेज करेगा। ठीक है। अच्छा चलिए इसको ना थोड़ा सा देख लेते हैं। कंटेनर तो हमने देख लिया, ऊपर लगा भी दिया मैंने कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक होती है रॉ। रॉ का मतलब ये होता है कि एक लाइन, पूरी पेज की एक लाइन, और जिस डिव को आप रॉ दे देते हैं ना उसके अंदर के सारे आइटम डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाते हैं। समझिए डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया आपने इसको, तो इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो इनलाइन हो जाएगा। ऐसा ही रॉ के अंदर हमारे पास होता है कॉलम, ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम। चले पहले एक बनाते हैं, इसके अंदर डिव देते हैं। मैंने कहा भाई ये मेरा एक बॉक्स है, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम बना दिए मैंने। ठीक है। और तीनों कॉलम के अंदर मेरा एक बॉक्स है। बॉक्स क्यों बनाया? ताकि कलर देके आपको पता चल जाए कि यार ये बॉक्स है हमारा। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं वाइट। नजर क्या आएगा? आएगा। अच्छा एक्वा पे चलो नजर आ जाएगा। वेट दे देते हैं, नहीं नजर आएगा। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि इस बॉक्स के पास ना हाइट है ना वेट है। तो इसको विड्थ में दे रहा हूँ 100% और हाइट इसको दे देते हैं 300। ठीक है भाई। क्या किया इसने? 300 में 100% वो दे दी। 300 तो इग्नोर करें ना, वो तो हाइट है। हाइट तो रिस्पॉन्सिव होती है ऑलरेडी। 100% विद दिए इसको। मैंने कहा जितना अवेलेबल है उतना ले लो। इसने मैंने आपको क्या कहा कि रॉ में क्या होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाएगा। अब रॉ के अंदर जितने भी आइटम आएंगे वो सारे इनलाइन आएंगे। सारे इनलाइन आ रहे हैं, सारे इनलाइन आ रहे हैं ना भाई। और ये जो बीच में स्पेस आपको नजर आ रही है ना, ये कॉलम का गैप है। ये कॉल जो आपने दिया ना ये डिफॉल्ट गैप है। देखिए मैं कॉल हटा दूंगा, गैप खत्म हो गया। ठीक है भाई, अलग ही हो गया। 100% दिया था तो इस वजह से उसने पूरी जो विड्थ थी वो ले ली और ये अलग अलग लाइंस में चला गया। ठीक है। जैसे मैंने कॉल दिया, अब इसने क्या बोला कि आप समझ गए ये कॉलम है
जितने आप इसमें ऐड करते जाएंगे, 4 ऐड किए, अभी 3 थे, मैंने 4 कर दिए, एक लाइन में अब 4 दिखाएगा, 5 कर देंगे 5 दिखाएगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि एक लाइन में आपको कितने दिखाने। मैंने कहा यार एक लाइन में मुझे 4 दिखाने, लेकिन लार्ज स्क्रीन पर। लेकिन जब मेरी स्क्रीन मीडियम हो तो मुझे एक लाइन में 2 दिखाने, और जब मेरी स्क्रीन स्मॉल हो तो मुझे एक लाइन में 1 दिखाना है। बात समझ में आई ये वाली? तो अब ये वाला काम कैसे करेंगे? कॉल से चलेगा ये सब। सबसे पहले आपने लिख देना कॉल डैश। अच्छा, इसमें सीन क्या है, जो HTML की बुक के मैंने आपको एंड में बताया था कि ग्रिड सिस्टम में हम देखते हैं 12 कॉलम्स। एक लाइन में कितने कॉलम्स होते हैं? 12। उसको ध्यान में रखते हुए हमें खेलना है। तो अगर मुझे एक लाइन में 4 दिखाना है तो एक कॉलम के पास कितना जाएगा? 3 जाएगा ना। तो देखें, और कॉल LG का मतलब बूटस्ट्रैप ने मुझे क्या बताया था? लार्ज बताया था। तो मैं लिखूं कॉल डैश LG डैश 3। क्या मतलब है? लार्ज पे एक डिव को 3 देना। इसी क्लास को कॉपी किया, मैंने कहा भाई आगे वाले डिव को भी 3 देना, इसको भी 3 देना और इसको भी 3 देना। ठीक है, तो देखें 3-3 करके इसने 4 यहाँ पे दिखा दिए। अच्छा, अब ये 4 ही रहेंगे क्योंकि मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया, या अभी अपनी मर्जी से ऑटो चल रहे होंगे, अपनी मर्जी से चल रहा है ये ऑटो। देखिए यहाँ तक 4 है, यहाँ तक स्ट्रेच होगा पूरे। अब मैं इसको अगर सारी स्क्रीन पे बता दूंगा ना, इस स्क्रीन पे इतने हो, इस स्क्रीन पे इतने हो, ये अपनी मर्जी से डिवाइड करता रहेगा। लार्ज पे मैंने बता दिया, लार्ज के बाद छोटी स्क्रीन कौन सी है? मीडियम। मीडियम पे कितने रखें? 2। एक लाइन में 2 चाहिए, तो एक को दूं मैं 6 और दूसरे को दूं 6। ठीक है, बाकी के 2 बचे, वो किसको क्या करेगा? बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अगर जगह नहीं बचेगी ना लाइन में, बूटस्ट्रैप क्या करेगा? उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। इसको भी 6 दे दिया, इसको भी 6 दे दिया और इसको भी 6 दे दिया। MD के पास कौन सी स्क्रीन है? MD के बाद स्मॉल है ना, मीडियम MD है ना भाई। SM पे मैं बोलूंगा यार, SM पे भी चलो मैं बोलता हूँ 6 ही आए। ठीक है, एक कर लिया। चले यार एक नहीं होगा ना, कितने 12 होंगे ना। SM पे मैं बोलूंगा भाई 12 आ जाए। 12 का मतलब ये है कि एक कॉलम हमारा जितनी अवेलेबल स्पेस है सारी ले लेगा। ठीक है, थर्ड वाले में 6 को करेक्ट, सेकंड वाले में 6 को करेक्ट। अच्छा सही है, ये गलत आ गया। ठीक है भाई, चला के देखते कितना आ रहे हैं एक लाइन में? 4 आ रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइस हमारी लार्ज है। लार्ज है या लार्ज से ज्यादा है। डिवाइस स्मॉल करते हैं, ये भी लार्ज में आएगी, ये आएगी हमारी मीडियम में। कितना आ गया एक लाइन में? अच्छा, ये इस वजह से नजर नहीं आ रहा क्योंकि चले मैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ ताकि आपको नजर आए। मार्जिन बॉटम दे देते हैं। कितना आ गया एक लाइन में? 4। 2 आए ना एक लाइन में। एक लाइन में 2 और नीचे वाली लाइन में 2। इस लाइन में जगह नहीं बची तो आगे के 2 कहाँ पे ले गया? न्यू लाइन में। अच्छा, मैं और छोटा करता हूँ इसको, ये आ गया स्मॉल। स्मॉल में एक लाइन में कितना आ रहे हैं? और ये एंड तक एक ही आएगा, एंड तक एक ही आएगा। 2 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इस तरह आप जो है ना कॉलम बता बता के इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक लाइन में कितने नजर आने चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि लार्ज पे 6 आए। क्या करूं चेंजेस इसमें? चेंजेस बताएं। मैं चाहता हूं लार्ज पे 6 आए, बाकी सारा वही का वही रहे। सर 3 को हटा के 6 कर दिया। अच्छा, 6 तो खैर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? पहले 2 और बनाऊंगा। कॉपी किया, एक और ऐड किया, एक और ऐड किया, 6 हो गए। अब मैं चाहता हूँ लार्ज पे 6 आए। क्या करूं? 3 हटा के सबको 2 कर दो। ठीक है भाई, सब 2 हो गया। रीलोड किया, कितना आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। जैसे ही मैं मीडियम पे जाऊंगा, क्या हो गए? 2 हो गए। स्मॉल पे जाऊंगा, समझ में आ रहा है? तो इसके साथ थोड़ा खेल लेना है, बस आपने सिर्फ खेल लेना है। 5 देखिए, 5 जो है ना, 5 भी कर सकते हैं। 5 में वरना ये सीन होता है कि देखिए हमेशा जो है ना इससे इवेंट में खेला जाता है।
अगर आपको ऑड में खेलना है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप कॉलम के अंदर एक और कॉलम बनाए, एक और रॉ बनाए, या 5 अगर आप देंगे ना तो 5 में से एक को आपने बड़ा कर देना होगा, 2 छोटे छोटे साइज के कर देना होंगे, इस तरह से करना होगा। ठीक है भाई, तो इससे थोड़ा सा खेलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई कब और कब कहाँ पे कितने हम कॉलम यूज करें। सिंपल है भाई, देखें अगर मैं बोलूँ यार आप OLX बनाए, OLX बना नहीं ना वैसे, हाँ तो लेकिन सिर्फ मैं बता दूं, तो इसमें देखिए एक लाइन में आ रहे हैं 4 सिंपल लार्ज स्क्रीन पे, और हम अगर इसको मीडियम पे लेके जाते हैं, ये 3 नजर आ रहे हैं, ये 2 नजर आ रहे हैं, और ये एक नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा खैर ये तो रीलोड वगैरह कुछ होगा इनका, रीलोड करेंगे तो खैर दराज चेक कर लें, कुछ और वेबसाइट चेक कर लें, तो हर वेबसाइट पे ना आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिव किया हुआ होगा उसको। ठीक है, तो अभी इसमें और भी चीजें हम पढ़ते हैं बूटस्ट्रैप में। खैर अभी आप इसकी प्रैक्टिस रखें, जितनी चीजें आपको बताइए। और प्रोजेक्ट में ये है कि आपको इसी तरह का एक फिग्मा डिजाइन मिल रहा है, ठीक है, वो आपको बनाना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू, डेस्कटॉप व्यू, किसी भी स्क्रीन पे देखें, सब बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं। क्लासरूम में आपको फिग्मा मिल जाएगा, जिस तरह इस पे काम किया उस तरह उस पे काम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।